कभी आपने सोचा है लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक गिनती नहीं है बल्कि सदियों पुराने समीकरणों की बिसात पर बिछी एक ऐसी मोहर होती है जिसका हर दांव हर चाल कई पीढ़ियों के इतिहास और भविष्य को तय करती है। क्या वाकई जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है या फिर वोटिंग मशीन के पीछे छिपे होते हैं कुछ ऐसे अदृश्य धागे जो चुनाव से पहले ही भाग्य की डोर को किसी और दिशा में खींच ले जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही कहानी के भीतर, राजस्थान की एक छोटी सी विधानसभा सीट अंता, जहां 11 नवंबर को होने वाला उपचुनाव सिर्फ एक चुनावी जंग नहीं है बल्कि जाति, प्रतिष्ठा और सत्ता के लिए लड़ा जा रहा एक महाभारत है। एक ऐसा युद्ध जहां हारने वाला सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं होगा बल्कि हार सकती है दशकों पुरानी राजनीतिक विरासतें। तो इस कहानी में विश्वासघात, बदले और एक अप्रत्याशित टर्न की बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या चुनाव सच में जनता का उत्सव है या फिर कुछ चालाकी भरे शतरंज के खेल का नतीजा। तो अंता के उपचुनाव के बहाने से आज बात करेंगे क्या चल रहा है कि 22 अक्टूबर 2025 ये तारीख के कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का शंखनाद रहा। 11 नवंबर को जब बाकी देश की निगाहें बिहार के बड़े रण पे टिकी होगी तब अंता की ये छोटी सी सीट अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल लाएगी। और यकीन मानिए, बिहार की तरह ही यहां भी हवा में घुल रही जातिवाद की वो गंध जो अक्सर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को एक अलग ही रंग दे जाती है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अंता मांगरोल विधानसभा पर इस बार जो होने जा रहा है वो शायद पहले कभी हुआ नहीं और यह पहली बार हो सकता है जब मुकाबला चतुष्कोणीय हो। आप सोच रहे होंगे कि ये चतुष्कोणीय मुकाबला इतने मायने क्यों रखता है, बल्कि इसमें दो पार्टियों के बीच सीधा टकराव नहीं बल्कि एक ही पार्टी के भीतर से उठे बागी सुर पूरे खेल को पलट सकते हैं। यानी 27 अक्टूबर तक जो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, तब तक दोनों ही मुख्य पार्टियों से बगावत कर मैदान में उतरे प्रत्याशी अगर अपना नाम वापस नहीं लेते तो अंता का यह रण इतिहास के पन्नों में एक बेहद दिलचस्प अध्याय बनकर दर्ज होगा। और अंता का जो विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला जो है सिर्फ नारों और वादों पे नहीं बल्कि जातिगत वोटों के आधार पर ही अपने परिणाम को निर्धारित करेगा। यहां जीत का सबसे बड़ा फैक्टर विकास का कोई मुद्दा नहीं बल्कि वो अदृश्य मगर बेहद शक्तिशाली वोट बैंक है जो जाति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यहाँ की हवा जिस जातिगत समीकरण के पक्ष में चलेगी, जीत का ताज उसी उम्मीदवार के सिर सजेगा। और भाजपा इस सत्य को समझ रही है। माली सैनी समाज के विशाल वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी चुन लिया, एक ऐसा नाम जिसके साथ माली सैनी समाज की एक बड़ी उम्मीद जुड़ी है। उधर कांग्रेस ने अपने पुराने और अनुभवी घोड़े यानी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को चुनावी समर में उतारा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया तो एक आवाज उठती है। मीणा बाहुल्य वोट बैंक को अपना आधार मानकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एक बार फिर से भाग्य को आजमाने का फैसला करते हैं। नरेश मीणा देवली उनियारा से चुनाव लड़े थे। अभी भी कहीं कानों में थप्पड़ की गूंज रही और यहां उस गूंज की अनुगूंज से जब एंट्री होती है तो कांग्रेस का माथा ठनकता है क्योंकि यह उनके पारंपरिक मीणा वोट बैंक में सीधी सेंधमारी थी। यह सेंधमारी भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मीणा प्रत्याशी उतार के कर दी थी, लेकिन इस बार यह सिर्फ शुरुआत थी। आखिरी दिन यानी 21 अक्टूबर को एक और नाम सामने आया जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सरदर्द बढ़ाया। बीजेपी के रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया। एससी वर्ग से आने वाले रामपाल मेघवाल की इस बगावत ने मुकाबले को एक नया लेकिन अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि चतुष्कोणीय लड़ाई क्यों इतनी जटिल और रोमांचक है, क्योंकि अंता विधानसभा अब एक मिट्टी का टुकड़ा मात्र नहीं है बल्कि 2,27,567 मतदाताओं का एक महासागर है। जो ये मतदाता 1 अक्टूबर 2025 तक रजिस्टर्ड है। इनमें 1,16,405 पुरुष और 1,11,554 महिलाएं। तो ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये वो आवाजें हैं। 4 अन्य मतदाता भी हैं जो तय करेंगे कि अंता की नई सुबह किस नेता के साथ होगी। और अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ करीब 2.25 लाख मतदाता है और इसमें 4 जातियां ऐसी है जो संख्या बल में इतनी बड़ी है कि किसी भी चुनाव का नतीजा पलटने की ताकत रखती है। अब राजनीतिक जानकार कहते हैं यहाँ जाति ही तय करती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
बड़ी चीज ये है, महाभारत काल से जाति बड़ी भारत को साध रही। सबसे बड़ा माली सुमन समाज बताया जाता है, जिसके लगभग 40,000 के आसपास मतदाता बताए जाते हैं। ये एक ऐसा समूह है जिसकी एकजुटता किसी भी प्रत्याशी की नैया पार लगा सकती है। क्या कांग्रेस या अशोक गहलोत को लाएगी कि वो माली वोट बैंक 10-20 हजार में सेंध लगा सकें? दूसरे नंबर पर एससी के लगभग 35,000 वोटर है। कि ऐसा वर्ग है जिसके रुझान अक्सर सत्ता के समीकरण बदल देता है। ये आंकड़े जो है अनुमानित माने जा रहे हैं। अब एससी के जो वोटर हैं वो रामपाल की एंट्री के बाद किस दिशा में जाएंगे? मीणा समाज के भी लगभग इतने ही वोटर है, 32-35 हजार बताए जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए इनकी एकजुटता एक मजबूत आधार है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20-25 हजार बताई जाती है। तो अब मुस्लिम मतदाता क्यों सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ जाएंगे? मीणा वोट बैंकों में नरेश मीणा कितनी सेंध लगा सकते हैं एससी के वोट बैंकों में? तो कुल मिला के अब अल्पसंख्यक हैं प्रमोद जैन भाया, लेकिन जैन हैं, उनकी जाति के वोट नहीं। तो अब इसके अलावा भी यहाँ धाकड़ हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं और राजपूत समाज निर्णायक भूमिका में। तो ऐसे में ये 4 जातियां एक पक्ष में एक प्रत्याशी के साथ खड़ी हो जाए, उसकी जीत पक्की मानी जाती है। अब आप ये देखिए कि 3 जातियों से तो हैं, सुमन सैनी समाज से हैं, मीणा समाज से हैं, एससी वर्ग से हैं। और बड़ी चीज है कि माली बाहुल्य सीट हैं, लेकिन उनके वोट से जीत की राह आसान नहीं होती। ये माली, मीणा, एससी, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण सबका एक अलग गठजोड़, एक अलग तालमेल जो है वो जो बना लेगा वो फायदे में रहेगा। क्योंकि बीजेपी परंपरागत रूप से माली और शहरी वोटरों का समर्थन पाती रही और मोरपाल सुमन के जरिए पार्टी ने स्थानीय होने के साथ साथ माली समीकरण को साधने की एक सोची समझी कोशिश की है। वहीं कांग्रेस का जो भरोसा है वो मीणा वोट बैंक पे, अनुसूचित जाति पे और मुस्लिम समुदाय के वोटों पे रहा। परंतु इस बार नरेश मीणा खड़े हैं, एससी से भाजपा के प्रत्याशी खड़े हैं, खेल अलग है। और कांग्रेस के बागी और निर्दलीय नरेश मीणा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। नरेश मीणा राजपूत समाज, आम राजपूत समाज का झंडा बुलंद करने वाले राजेंद्र गुढ़ा के साथ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजपूतों का एक दर्द है कि साहब नरेश मीणा 2023 की विधानसभा सीट चुनाव के वक्त छबड़ा विधानसभा से खड़े हुए, निर्दलीय खड़े हुए और उनकी वजह से राजपूत प्रत्याशी करण सिंह हार गए, प्रताप सिंह भी। तो हाड़ौती के राजपूतों में नरेश मीणा को लेकर एक अलग तरह का दर्द है। कैसे निकल के आएगा वक्त बताएगा। चूंकि फिलहाल मामला बड़ा करीबी है, एक एक वोट की कीमत गोल्ड से महंगी हो रही है, हालांकि गोल्ड खूब चढ़ रहा है। तो रामपाल मेघवाल जो आए हैं एससी से, बीजेपी के बागी हैं, उनके आने से बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। और बड़ी चीज ये है कि अब एक जाति का वोट पर्याप्त नहीं है, कई धागों को जोड़ के एक मजबूत ताना बाना बुनना पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए सिर्फ सीट नहीं बल्कि प्रदेश में भजनलाल सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है। और इसकी वजह इसका इतिहास है, क्योंकि बीजेपी के कमरलाल मीणा कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद जैन भाया को 5,000 से अधिक वोटों से हरा के आए। वसुंधरा जी के करीबी कमरलाल मीणा, और उनकी जीत के लिए बड़ी कोशिशें हुई थी। लेकिन कमरलाल मीणा की सदस्यता जब रद्द हुई कोर्ट के आदेश पे, और वो भी 2005 में उप सरपंच चुनाव में एक थप्पड़ एसडीएम वाला, पिस्तौल तानने वाला मामला। अब एसडीएम यहाँ देवली उनियारा वाला मामला इसलिए याद आया मुझे। 3 साल की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी अपील खारिज हो गई मामले में। तो 1 मई 2025 को विधानसभा सदस्यता समाप्त होती है, और अब एक विधायक का इस तरह सदन से बाहर होना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक झटका है। तो अब तक इस सीट पर 4 बार चुनाव हुए हैं, 2 बार प्रमोद भाया जीते हैं, 2008 और 18 में कांग्रेस की टिकट पर प्रमोद जैन भाया, जबकि 2013 में प्रभुलाल सैनी और 2023 में कमरलाल मीणा विजय पताका फहराते हैं। तो ये सीट बेसिकली किसी एक पार्टी की बकौती नहीं है, और सारा खेल जो है वो कास्ट, जाति 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 का शोर कायर क्रूर मचाते रामधारी सिंह दिनकर अक्सर मुझे याद आते हैं। तो अंतागढ़ उपचुनाव जो एक विधायक चुनने की प्रक्रिया है, ये एक बड़ा संदेश है कि हमारी राजनीति में जाति का तिलिस्म आज भी कितना गहरा है, और इन जातिगत गठबंधनों और बागी सुरों के बीच जनता की आवाज तो कहीं दबी हुई है, नारों के बीच लगता है। 11 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि अंता की जनता ने सारे दांव पेचों के बीच किस पर अपना भरोसा जताया। लेकिन एक बात तो तय है
कि यह उपचुनाव भारतीय लोकतंत्र की उस जटिल और बहुआयामी तस्वीर का एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा, जहां इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों एक धागे से बंधे हैं। अंता की धरती पर लिखी जा रही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि आखिर एक चुनाव के असली विजेता होते कौन है? नेता, जातियां, फिर वो मूक जनता जिसकी नियति इन चंद मतों के भीतर छिपी होती है। आपको क्या लगता है, अंता में क्या होगा? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।